मैं इसके साथ खड़ा काबिल कबूल लगूं। हाशिर मुस्कुराता हुआ कमरे से निकला और अपने कमरे में तैयार होने चला गया। जल्दी से मेरी अच्छी अच्छी कुछ तस्वीरें बनाओ, सीरत ने अपने आप को शीशे में देखते हुए हिना से कहा। हिना सीरत की तस्वीरें बना रही थी जब सीरत को अचानक ख्याल आया, यार तुम्हारे पिंपल्स को देखकर जीजू भाई ने क्या कहा। सीरत की बात सुनकर हिना शर्माई। वो कहते हैं कि पिंपल से कुछ नहीं होता, बंदा दिल से खूबसूरत होना चाहिए और इनकी नज़र में मैं सबसे ज़्यादा खूबसूरत हूँ। हिना के अंदाज में ज़वियार का बख्शा गरूर था। इसका मतलब अगर तुम्हारा पिंपल कभी ना जाए तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सीरत ने हैरत से पूछा, ज़वियार को कोई फ़र्क नहीं पड़ता मगर ये पिंपल ज़रूर जाएगा। हिना ने बेसकता कहा, हाँ हाँ ज़रूर जाएगा, पहले ये तो बताओ जीजू भाई आएंगे ये ना मेरे निकाह पर। इन्होंने कहा था वो निकाह से पहले पहुंच जाएंगे, अब तक तो बाहर आ भी गए होंगे। हिना ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा ये बताना कि कल जीजू भाई ने तुम्हें मुंह दिखाई में क्या दिया था, कब से तो बता रही हूँ। हिना का हाथ बार बार गर्दन पर क्यों जा रहा था। पहले तो सीरत समझी नहीं थी कितनी प्यारी चेन है, खुद मुंह से नहीं बता सकती थी। सीरत ने गुस्से से घूरा, यार मुझे शर्म आ रही थी ना। हिना ने शर्माते हुए कहा, मुझे पता था जीजू भाई तुझे से बहुत प्यार करेंगे, कॉलेज में भी लगता था कुछ गड़बड़ ज़रूर है। मुझे तो पता ही नहीं था कि तेरी शादी इनके साथ होगी, अगर पता होता तो मैं तेरे बारे में भी सब कुछ बता देती। सीरत अपनी बातों में ये भूल चुकी थी कि आज की दुल्हन सीरत है। अच्छा किया तुमने नहीं बताया, अब मुझे जानने की और भी ज़्यादा कोशिश करेंगे। हिना की शर्मीली मुस्कुराहट से सीरत इसकी खुशी का अंदाज़ा बासानी लगा सकती थी। हिना सीरत तैयार हो गई तो प्लीज़ थोड़ी सी मदद करवा दो मेरी। मन्नत ने कमरे के दरवाजे पर खड़े होते हुए कहा, जी भाभी मैं ये तैयार हो गई है। भाभी मैं क्या यहाँ अकेली कमरे में बैठी रहूँ। सीरत ने मुँह बनाया, हाँ मैंने कहा था कि पूरे पाकिस्तान में सिर्फ एक लड़की दोस्त बनाओ। मन्नत इसी के अंदाज में बोली, प्लीज़ इसे मत लेकर जाए ना। सीरत ने हिना का हाथ थामते हुए कहा, सिर्फ 5 मिनट में बाहर निकाह शुरू होने वाला है, बहुत सारे काम है, थोड़ी देर में मर्द हजरात के साथ मौलवी साहब कमरे में आएंगे, इसलिए मुझे हिना की मदद की ज़रूरत है, अब तुम इसका हाथ छोड़ो। मन्नत ने हिना का हाथ पकड़ा और अपने साथ बाहर लेकर जाने लगी। पता नहीं मुझे इतना डर क्यों लग रहा है आज, सीरत ने दिल ही दिल में सोचा। सीरत अपने कमरे में बैठी थी, बाहर शोर मचा हुआ था, छोटे छोटे बच्चे इसके कमरे तक आते, दुल्हन देखकर वापस भाग जाते। कैसी दुल्हन हूँ मैं जो अपने कमरे में बिल्कुल अकेली बैठी हूँ, सीरत दिल ही दिल में सोच रही थी। फिर अचानक बाहर खामोशी छा गई और किसी की नहीं बस मौलवी साहब की आवाज़ आ रही थी। शायद निकाह शुरू हो चुका था। आज मैं सारी ज़िंदगी के लिए किसी के नाम लिख दी जाऊंगी, यही सोचते हुए इसे पीछे से कि अचानक किसी चीज़ की आवाज़ आई। इसे जैसे इसके कमरे की खिड़की से कोई अंदर आया हो। इसने मुड़कर देखा, इससे पहले कि वो कुछ समझती किसी ने इसके मुंह पर मार रखा और इसे होशो हवास से बगाना हो गई। बेहोश होने से पहले अगर इसे कुछ याद था तो वह ये कि कोई इसे अपनी बाहों में उठाकर इसी खिड़की से बाहर ले गया। सलार शाह जीत चुका था, हमेशा की तरह वो जिस चीज़ को चाहता था इसे हासिल कर लेता था। आज भी यही हुआ था। आज वो अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश को हासिल कर चुका था। होशो हवास से बगाना वजूद अब तक इसकी बाहों में था। तकरीब शुरू होते ही सब लोग निकाह की तरफ मुतवज्जा हो गए थे। सलार की नज़र एक लम्हे पर थी। सलार ने सब कुछ सोच रखा था कि अब वो क्या करने वाला है। वो सीरत को बेहोश नहीं करना चाहता बल्कि इससे अपनी मोहब्बत का इजहार करके लाना चाहता था, लेकिन वो जानता था सीरत इस वक्त ये नहीं चाहेगी, इसलिए इसने इजहार मोहब्बत बात पर रख दिया। इस सब के दौरान सलार अगर कुछ नहीं भूला था तो वो सीरत की काली चादर जो इसके बेड पर पड़ी थी, और यही वो चादर थी जिसमें सलार ने पहली बार सीरत को देखा था। सलारी से घर ले जाने की बजाय हवेली की तरफ ले के आया था। अब अपनी खुशियों में अपने माँ बाप को शामिल नहीं करना चाहता था। खैर सारा से तो इसे वैसे भी कोई मोहब्बत ना थी, लेकिन इसके बाप ने भी इसको धोखा दिया था, इसलिए अब सलार की नज़रों में इसके बाप को इसकी खुशियों में शामिल होने का कोई हक ना था। लेकिन वो दोस्त जिससे वो अपनी ज़िंदगी की हर खुशी शेयर करता था, साथ तो इसने ना दिया था। इसका जो भी था हो सलारी से नाराज़ नहीं था, इसलिए फ़ोन निकाला और इसे फ़ोन करने लगा। महराज ने जब सलार की तरफ से आने वाली कॉल को देखा तो परेशान हो गया। अब तक तो सीरत का निकाह हो चुका होगा तो सलार बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। ये सोचते हुए इसने कॉल अटेंड की। हेलो सलार, तू ठीक है ना? फ़ोन उठाते ही मेरा ने बेचानी से पूछा, जिस पर सलार ने ज़ोरदार कह के लगाया, मुझे क्या होगा जिगर, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। सलार बहुत खुश लग रहा था। मेराज को कुछ अजीब लगा। सलार तू ठीक है ना? इसने फिर पूछा। जिसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी हो जाए महराज शाह, वो दोनों खुश ही होता है। सलार के खुशी से दखते अंदाज पर महराज को कुछ गड़बड़ लगी। सलार तूने क्या किया है? महराज ने गुस्से से पूछा। यानी कि मेरे जिगर को पता कि मैंने कुछ कर दिया है। सलार की आवाज़ में अब भी खुशी की महक थी। सलार तूने सीरत के साथ कुछ गड़बड़ तो नहीं? महराज ने इसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए गुस्से से पूछा। गड़बड़ से क्या मुराद है तेरी? सलार महराज की बात समझते हुए गुस्से से बोला। सलार वो मासूम है, बेकसूर है, छोड़ दे इसे। महराज को ज़िंदगी में पहली बार सलार पर इतना गुस्सा आ रहा था। हाँ हाँ हाँ
कोई चांस नहीं जिगर इसको छोड़ने का, ये तो मेरी ज़िंदगी है, हमेशा मेरे साथ रहेगी। सलार तू इस वक्त कहाँ है? महराज ने गुस्से से पूछा। तुझे तो नहीं बताऊंगा, सलार ने इसी के अंदाज में जवाब दिया। इससे पहले महराज कुछ और कहता इसने फ़ोन बंद कर दिया। देखो जाना कैसा भाई है तुम्हारा, ज़रा खुशी नहीं होती इसे मेरी खुशी में? इसने सीरत के बेहोश वजूद की तरफ देखते हुए मुस्कुरा कर कहा। सलार रात देर से हवेली पहुंचा। इसे हवेली के बाहर देखते ही सारे नौकर अलर्ट हो गए। इसने एहतियात से सीरत को उठाया और हवेली के अंदर लेकर जाने लगा। सीरत को उठाकर अपने कमरे में लेके आया, इसे बेड पर एहतियात से लटाया, फिर इसके चेहरे को देखने लगा। ना जाने क्यों सलार का दिल नहीं चाहा कि वो इस चेहरे से नजरें हटाए। तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। शाह तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं जाने देगा। इसने बेइख्तियार इसके हाथ को चूमा। तुम्हें पता है मैं तुम्हें बहुत प्यार दूंगा। अब शाह को कुछ नहीं चाहिए, वो जो चाहता है इसे मिल गया। तुम्हें पता है मेरी जान, आज तक मैंने जो चाहा मुझे नहीं मिला, लेकिन अब मुझे कुछ नहीं चाहिए क्योंकि तुम मिल गई हो। शाह जिंदगी की हर खुशी तुमसे शुरू करेगा, तुम पे ही ख़त्म कर देगा। शाह तुम्हें इतना चाहेगा तुम सबको बुला दोगी, सिर्फ शाह याद रहेगा, सिर्फ इसको चाहोगी। सलार ने अपने सीने पर रखे हुए हाथ दीवाना वार कहा। मेरी हो तुम, सिर्फ मेरी। सलार ने बेख्तियार इसके माथे को चूमना चाहा, फिर रुका नहीं। अब तो निकाह के बाद ही तुम्हारे पास आऊँगा। तब परवीन नुकरानी कमरे के अंदर आएगी। जी सही आपने बुलाया, देखो मुझे एक ज़रूरी काम के लिए शहर जाना, तब तक तुम बीबी का ख्याल रखना। साहब जी ये बीबी कौन है? परवीन ने नजरें गाड़ी सीरत के वजूद की तरफ देखा। शाह को नागवार गुजरा। खबरदार जो आंख उठा के इसकी तरफ देखा, नजर लगाने का इरादा है क्या? शाह गुस्से से था। ना सही पहले कभी कोई लड़की यहाँ लेके नहीं आए, इसलिए पूछा। ये मेरी जान है, इसका ख्याल रखना। अगर कोई इसको इतनी भी सी भी तकलीफ को जी तो मैं तुम्हें ज़मीन में गाड़ दूंगा। इसका वो ख्याल रखना। मैं कल तक इसके कपड़े जूते और बाकी सामान ले आऊँगा। न जाने क्यों शाह को सिर्फ सुरख जोड़ा किसी कांटे की तरह चुभ रहा था, इसलिए वो इसको देखने तक से रेस कर रहा था, क्योंकि हासिर के नाम से सजी लड़की सिर्फ शाह की है। शाह मुस्कुराता हुआ कमरे से बाहर निकल आया। हाय हाय शक्ल से तो कितनी मासूम लगती है, और करतूत देखो इसके। इस औरत ने हाथ मलते हुए कहा। क्या बताऊं बहन, मुझे तो लड़के पर तरस आ रहा है। बेचारा कितनी मुश्किल से बहनें पाली थी बेचारे ने। दोनों बहनें भाग गई अपने आशिकों के साथ। दूसरी औरत पहली औरत के कान में खासा ऊंची बोली। दोनों बहनें पहली औरत ने मुंह बनाते हुए कहा। बहन क्या बताऊं, दोनों बहनें थी बेचारे की, दोनों भाग गई, वो भी निकाह वाले दिन। हाय बेचारा भाई, देखो कि इसके सामने सर उठाने के काबिल नहीं रहा। हाय हाय तमाशा लग गया इसका। दोनों बहन ने सर में खाक डाल दी इसके। तो यार शक्ल से तो इतनी मासूम लगती है, कुछ जैसे कुछ जानती नहीं है। बनी तो ऐसे रहती थी जैसे दुनिया जहाँ की कुछ खबर ही नहीं। अभी कल ही पैदा हुई है, शुक्र है अपनी बेटी को शादी में नहीं लाई, वरना क्या सीखती मेरी मासूम बच्ची हुई। औरत ने बड़े स्टाइल में कहा। कौन न जाने क्या क्या बोलकर चला गया। हाशिर ने सर नहीं उठाया। सब लोग अपने अपने घर जा चुके थे। रात के 12 बज चुके थे। 4 बजे से शुरू हुआ तूफान रुक चुका था। हाशिर कुछ ना बोला, वो चुप था। हाशिर ना रोया ना कुछ कहा, बस बुत बनकर बैठा रहा। क्यों रहता वह? कौन सा इसके साथ ये सब पहली बार हुआ था? कौन सा इसका एतबार पहली बार टूटा था? कौन सा ये धोखा पहली बार हुआ था? कौन सी ये रात पहली बार आई थी? कौन सा ये तूफान पहली बार आकर गुजरा था? 3 साल पहले भी तो इसी तरह एक रात आई थी, ऐसे ही तूफान आया, ऐसे ही इसका एतबार टूटा था, ऐसे ही किसी ने इससे पहले तो कर दिया गया। तो वो भी ना थी इसकी अपनी, थी इसके दिल की धड़कन, थी इसकी बहन, थी जिसकी हर ख्वाहिश पूरी करने में अपना फर्ज समझता था। हाशिर की इसकी एक ख्वाहिश पूरी करने के लिए सारी सारी रात जाकर काम करता था। भैया सब के पास लैपटॉप है, सिर्फ मेरे पास नहीं। कितना उदास होकर इसने कहा था। हाशिर ने हाशिर इसी रात अपना खून बेचकर इसके लिए लैपटॉप ले आया था। इस दिन आयत के चेहरे की हंसी देखकर वो अपना दर्द भूल गया था। आयत और सीरत की एक मुस्कुराहट में हाशिर की जान थी। मन्नत ने न जाने कितनी ही देर दूर बैठी हाशिर को देखती रही। इसे डर था कि आज भी हाशिर टूटेगा, जैसे 3 साल पहले टूटा था। मन्नत को हमेशा से लगता था इस साल में शायद आयत की कोई गलती ना हो, वो लड़का ही शायद बेहला हंसकर अपने साथ ले गया। लेकिन आज सीरत की इस हरकत पर इसको आयत गलत लगी थी। अगर आयत इतनी हिम्मत ना करती तो शायद सीरत में भी इतनी हिम्मत कभी ना आती। हाशिर ने आयत की शादी से पहले इसकी मर्जी नहीं जानी थी, लेकिन सीरत से तो इसने 1000 बार पूछा था कि वो ये शादी करना चाहती है कि नहीं। हर बार सीरत ने कहा कि इसके भाई के फैसले पर भरोसा है। फिर आज सीरत ने हाशिर का भरोसा तोड़ दिया, बल्कि सीरत ने आज हाशिर को ही तोड़ दिया। मन्नत हिम्मत जमा करके उठी और हाशिर के पास आकर बैठी। हाशिर ने बेसकता इसके कंधे पर अपना सर रखा। इस वक्त हाशिर को भी सहारे की ज़रूरत थी। तुमने देखा ना इन दोनों ने क्या किया मेरे साथ। हाशिर का लहजा बिखरा हुआ था। मन्नत की आंखों में आंसू बहने लगे। मन्नत, मैंने क्या बिगाड़ा था इन दोनों का? मैंने इनकी हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश की, मुझसे बन पड़ा मैंने किया। अपनी औलाद के प्यार में मैं अपनी बहनों को इग्नोर ना कर दूं, इसलिए मैं बच्चा तक दुनिया में नहीं लाया। और इन्होंने मैं क्या क्या किया मेरे साथ। वो आए
4 साल की थी और सीरत सिर्फ 6 महीने की जब मामा बाबा का एक्सीडेंट हुआ। मैंने कभी इन दोनों को माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। इन दोनों ने क्या किया, हाशिर से आंखों से आंसू गिरा जो इसने फ़ौरन साफ किया। इसके बाद हाशिर नहीं रुका, गाड़ी की चाबी उठाकर घर से बाहर निकलने लगा। हाशिर कहाँ जा रहे हैं, मन्नत ने पूछा। मन्नत, मैंने तुम्हें अपनी बहनों की वजह से बहुत इग्नोर किया, दुआ करो कि मैं जिंदा वापस आ गया तो तुम्हारे लिए आऊँगा। ये कहकर घर से बाहर निकल गया। लेकिन हाशिर की बात सुनकर मन्नत के कदमों तले से ज़मीन निकल गई। प्लीज़ हाशिर मत जाएं, वो रोने लगी। प्लीज़ मुझे छोड़ के ना जाएं। वो दरवाजे से बाहर निकली। जब तक वो बाहर निकलती तब तक हाशिर की गाड़ी नज़रों से उलझल हो गई। वो लोग जब से वापस आए थे, हिना खामोश बैठी थी। सीरत के घर से भागने वाली बात पर यकीन तो ज़वाजार को भी ना था। मासूम सी लड़की इस तरह से अचानक अपने घर से कैसे भाग सकती है। हिना, सीरत ने तुम्हें इस बारे में कुछ बताया था? ज़वाजार ने आखिरकार इस बारे में बात की। ज़वाजार, आपको लगता है सीरत ऐसा कुछ कर सकती है? हिना ने बेयकीनी से कहा, नहीं मेरी जान, मुझे नहीं लगता। वो लड़की जो कॉलेज में किसी लड़के से बात नहीं करती, इस तरह से किसी के साथ नहीं भाग सकती। ये ज़वाजार ने हिना को यकीन दिलाने की कोशिश की। मेरी सीरत ऐसी नहीं है, इसके साथ ज़रूर कुछ गलत हुआ है। हिना बेख्तियार रोने लगी। हाशिर भाई ने एक पल में मान लिया कि वो घर से भाग गई। हाशिर भाई को इस पर यकीन करना चाहिए था ना, इसके लिए पुलिस में रिपोर्ट करवानी चाहिए। लेकिन वो तो खामोश हो गया, ना खुद कुछ कर रहे हैं ना कुछ करने दे रहे हैं। हिना सीरत के लिए वो परेशान थी जिसकी वजह से ज़वाजार भी परेशान हो गया। कल इन दोनों का वलीमा था, परसों इन्हें कनाडा के लिए रवाना जाना था। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो हिना को इस हालत में अपने साथ कैसे लेकर जाए। ज़वाजार तो पुलिस में रिपोर्ट भी करवाना चाहता था, लेकिन हाशिर ने इसे मना कर दिया। ज़वाजार जानता था इसे वक्त में लोग अपनी हमदर्द को भी अपना तमाशी समझते हैं, इसलिए ज़वाजार ने ज़्यादा जोर नहीं दिया। ज़वाजार को सबसे ज़्यादा गुस्सा तो हारिस के बाप पर आया, जिसने कहा था कि सीरत के भागने या ना भागने से इनके बिजनेस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। जबकि हारिस ने अक्लमंदी का सबूत देते हुए कहा था, बाबा ये वक्त इन सब बातों का नहीं है। ज़वाजार को सीरत के लिए बुरा तो लग रहा था, लेकिन इस वक्त इसे सिर्फ हिना से मतलब था, जो न जाने कब से रोई जा रही थी कि ना हिना बस कर दो यार। वो उठकर इसके करीब आया, उसके सर पर अपने कंधे पर रखकर इसे दिलासा देने लगा। हिना, दुआ करो तुम्हारी सहेली जान भी हो बिल्कुल ठीक हो, इसके साथ कुछ गलत ना हो। गाड़ी फुल स्पीड में चल रही थी। इस वक्त हाशिर को कोई होश ना था। वो कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, वो कुछ नहीं जानता था। बस बेमकसद सड़क पर गाड़ी दुराई जा रहा था। अगर जानता था तो बस इतना कि इसकी बहनों ने इसे धोखा दिया। इसका यकीन तोड़ा। हाशिर, वादा करो अगर मैं ना रहा तो तुम अपनी बहनों का ख्याल मुझसे भी अच्छे तरीके से रखोगे। हाशिर के कानों में इसके बाप के अल्फाज गूंजे। एक्सीडेंट से 1 हफ्ता पहले इन्होंने हाशिर को अपने पास बुलाकर कहा था, हाशिर अपनी बहनों का ख्याल रखना, बहुत ख्याल तुम भाई नहीं बाप बनकर दिखाना। हाशिर, मेरी बेटियों को किसी चीज़ के लिए तरसाने मत देना। किसी बात का डर था, शायद इनकी औलाद को यतीम होने का डर। इस दिन एक 13 साल का बच्चा तड़प तड़प के अपने बाप के सीने से लगकर रोया था। इसके बाद तो हाशिर अपने बाप की मौत पर भी ना रोया, क्योंकि इसने अपनी बहनों के आंसू साफ करने थे। और इसके बाद 3 साल पहले जब आयत घर से भागी, इसके लिए रोया था। और आज इसका दिल रो रहा था, चिल्ला चिल्ला कर, फूट फूट कर, किसी मासूम बच्चे की तरह इसका दिल रोया था। गाड़ी फुल स्पीड में चल रही थी। सामने से एक तेज रफ्तार ट्रक आकर इसकी गाड़ी के साथ लगा। हाशिर की गाड़ी बुरी तरह से घूमी और एक पहाड़ी से नीचे गिरने लगी। और ये वो वक्त था जब इसको ना आयत का ख्याल था ना सीरत का। अगर किसी का ख्याल था सिर्फ मन्नत का, जो इसके नाम पर जीती थी। दुआ करो कि मैं वो जिंदा वापस आ गया तो सिर्फ तुम्हारे लिए आऊँगा। कुछ देर पहले वाले अपने ही अल्फाज इसके कानों में गूंजे। हाशिर, प्लीज़ मत जाएं, प्लीज़ मुझे छोड़ के ना जाएं। वो चिल्ला रही थी, रो रही थी और हाशिर की आंखें आस्ता बंद होने लगी। एक बहुत ही बुरे ख्वाब के जरिए असर आयत की आंख खुली थी। इसके साथ सोया हुआ मेराज अचानक उठ गया। क्या हो गया आयत? इसकी हालत से वो फौरन उठा। आयत बुरे तरीके से कांप रही थी। इसका पूरा जिस्म पसीने से शरबूर हुआ चुका था। महराज, हाशिर भाई को कुछ हो गया, मैंने बहुत बुरा ख्वाब देखा है। महराज, मेरे भाई को कुछ ना हो। आए तो क्या हो गया है, इस तरह क्यों घबरा रही हो? ये सिर्फ बुरा ख्वाब था और कुछ नहीं। महराज, हाशिर भाई बोर हो रहे थे और मुझे छोड़ के जा रहे थे। आज रोते रोते बोल रही थी, आज कुछ नहीं होगा, सिर्फ एक ख्वाब है, तुम लेट जाओ, कुछ नहीं होगा। महराज ने इसे अपने साथ लगाया। महराज, मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरे भाई को कुछ नहीं होगा ना? इसने यकीन से पूछा। कुछ नहीं होगा, सिर्फ एक बुरा ख्वाब था, ख्वाब समझ कर भूल जाओ। इसे समझाने लगा, सिर्फ एक बुरा ख्वाब था, कुछ नहीं होगा मेरे भाई को। इसने यकीनी और बेयकीनी की कैफियत में जवाब दिया। माजी आज शाह हवेली में रौनक लगी थी। शाह हवेली को दुल्हन की तरह सजाया गया, क्योंकि आज खानदान भर यहाँ जमा किया हुआ था। और 4 साल अनाया की उंगली में ज़वायार के नाम की अंगूठी पहनाई गई, जबकि 7 साल दरिया की उंगली में सलार के नाम की अंगूठी भी पहनाई गई। अरे ये क्या भाई साहब, आप लोग अभी जा रहे हैं? कुछ दिन रुक जाते, बच्चे 1 साल के बाद हवेली आए और कुछ नहीं तो गाँव ही घूम लेते। सलमान और उस्मान बिजनेस की गर्ज से हवेली छोड़कर शेफ शिफ्ट हो गए थे, जबकि इनकी बहन शाजिया की शादी ही गाँव में की गई थी, जबकि इनकी दूसरी बहन शाकर साहब की बीवी थी। वो लोग
जब भी गाँव आते तो जल्द ही वापस लौट जाते, इसलिए शाजिया का दिल चाहा कि वो अपने भाइयों के साथ गुजारे हैं। अरे मेरी बहन इतने दिन तो रुके हैं, अब हमें वापस जाना चाहिए। उस्मान साहब ने बहन को समझाने की कोशिश की। जब महराज अपनी पुप्पो से लिपट गया, बाबा मैं नहीं जाऊँगा, जब तक छुट्टियाँ ख़त्म नहीं हो जाती मैं वापस नहीं जाऊँगा। महराज ने लाड़ से अपनी पुप्पो के गिर्द घेरा बनाते हुए कहा, जिस पर उस्मान साहब मुस्कुरा दिए। ठीक है मेरी जान, जब तक तुम्हारी छुट्टियाँ ख़त्म नहीं होती तुम यहीं रहो। अब खुश इन्होंने बेटे को बहलाते हुए कहा। इनकी बात सुनकर महराज खुश हो गया, जबकि सलमान साहब की हालत देखकर उस्मान को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वो अभी अपने दोस्तों से मिलकर वापस लौटे थे और शराब के नशे में धन थे। सलमान, ये क्या हालत बना रखी है तुमने? मैंने तुम्हें मना किया था हम वापस शहर जाएंगे, इस हालत में तुम कैसे जाओगे शहर? उस्मान साहब ने चलाते हुए सलमान साहब से कहा, भाई आप क्यों परेशान होते हैं, आप फिक्र न करें, मैं आराम से गाड़ी चला लूँगा और मैं इतने भी नशे में नहीं हूँ। उस्मान साहब को इस वक्त अपने भाई पर बहुत गुस्सा आ रहा था, जो इतने नशे में होने के बावजूद गाड़ी ड्राइव करने की बात कर रहा था। शाम होते ही वो लोग शहर की तरफ निकल गए। वो मना करने के बावजूद भी सलमान गाड़ी चलाने से बाज ना आए। सलमान अपनी हालत देखी, इस हाल में आप गाड़ी कैसे चलाएंगे? आशा ने भी इसे समझाने की कोशिश की। ओहो आशा, बच्चों की तरह डरने की ज़रूरत नहीं, मैं गाड़ी चला सकता हूँ। सलमान और उस्मान साहब फ्रंट सीट पे थे, जबकि आशा और हाजरा पीछे बैठी सलार और अनाया के साथ। बाबा गाड़ी तेज़ चलाएं। अनाया ने लाड़ से बाप के गले में बाजू डाले। आप देखना बेटा बाबा किस तरह तेज़ गाड़ी चलाते हैं, सलमान ने तेज़ को खासा लंबा करते हुए कहा। इनकी बात सुनकर जहां अनाया खुश होगी वहाँ इन्हें उस्मान साहब परेशान हो गए। कोई ज़रूरत नहीं है तेज़ गाड़ी चलाने की, तुम्हें इजाज़त दी है यही गुमीनत जानो। ओहो भाईजान, आप अभी तक इसी बात को लेकर बैठे हैं, सलमान साहब झुंझला कर बोले। सलमान, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, तुम नशे में हो, तुम्हें गाड़ी चलाने की इजाज़त देनी ही नहीं चाहिए थी, कि पता नहीं क्या सोच के मैंने तुम्हें गाड़ी चलाने की इजाज़त दे रहा हूँ। उस्मान साहब को रह कर सलमान पर गुस्सा आ रहा था। उस्मान साहब की बात को सीरियस ना लेते हुए सलमान साहब ने गाड़ी की स्पीड तेज़ कर दी। बस यही चाहते थे ना आपके ख़ानदान में मेरी बेइज्जती हो, इसलिए अपने साथ लेकर गए थे ना मुझे। देख लिया आपने, आपके घर वालों ने मुझे किस तरह से नज़रअंदाज किया। मारिया को रह कर अपने शोर ज़ुबान पर गुस्सा आ रहा था। मारिया क्यों ज़रा सी बातों को दिल पर लगा के बैठी है। ज़ुमान ने मारिया को समझाने की कोशिश की। ज़ुमान और मारिया की शादी को 14 साल होने जा रहे थे। इनके 3 बच्चे थे, लेकिन यहाँ तक ज़ुमान की फैमिली ने मारिया को कबूल ना किया था, क्योंकि ज़ुमान की शादी इसकी खालाजाद के साथ होने वाली थी। लेकिन इसने इसको ठुकराकर अपने ऑफिस की लड़की से शादी कर ली, जिसकी वजह से इन्होंने कभी मारिया को कबूल ना किया। मुझे अफसोस इस बात का नहीं कि वो लोग मुझे नहीं अपना रहे, लेकिन मारिया ने अपने बच्चों की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये तो इनकी लादे थी, इनका खून इनकी तरफ तो वो देखते भी नहीं। आपकी अम्मा आपको देखते ही आपसे लिपट गई, लेकिन हाशिर वो भी तो इनका बच्चा है, इनका पोता है। आपने देखा इन्होंने हाशिर की तरफ देखना था, कुआरा ना किया। सीरत और आयत सो चुकी थी जबकि हाशिर जाग रहा था, लेकिन माँ बाप की बात के बीच में बोलना कुआरा ना किया, इसलिए आंखें बंद करके सोता हुआ बन गया। हाशिर पहले इस चीज़ को बहुत नोट करता था कि बाबा के ख़ानदान वाले इन लोगों से मोहब्बत नहीं करते, लेकिन फिर इसे आस्ता आस्ता समझ में आ गया इसकी मां मनचाही होने की सज़ा भुगत रही है। ज़ुमान और मारिया ने शादी के बाद इस ख़ानदान को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इन लोगों ने यही शर्त रखी, जब तक वो मारिया को नहीं तलाक देते तब तक वो इन्हें माफ़ नहीं करेंगे। ज़ुमान साहब ने मारिया को ना छोड़ा, जिसकी वजह से मारिया ख़ानदान भर में नफरत का निशाना बन गई। शादी के 1 साल बाद इन्हें हाशिर के रूप में खुशियाँ नसीब हुई। शादी के 1 साल बाद इन्हें हाशिर के रूप में खुशियाँ नसीब हुई, लेकिन फिर 8 साल तक वो मां ना बन पाई। 8 साल बाद आयत की आमद ने इनकी खुशियों को दोबारा किया। कुछ माह पहले सीरत ने इनके ख़ानदान को मुकम्मल कर दिया। इनकी एक छोटी सी फैमिली थी जिसके साथ ज़ुमान और मारिया खुश थे, लेकिन इस बात से बेखबर कि इनकी खुशियाँ चंद दिन की हैं। इस दिन वो लोग शादी की तकरीब से वापस घर लौट रहे थे जब एक तेज़ तराज गाड़ी इनकी गाड़ी से टकराई। इससे पहले ज़ुमान गाड़ी संभालने की कोशिश करते गाड़ी खाई से नीचे गिरने लगी। झटका इतना खतरनाक था किसी को भी संभलने का मौका न मिला। ज़ुमान जितनी गाड़ी संभालने की कोशिश करते वो इतनी ही खाई की तरफ निकलती जा रही थी। गाड़ी की फ्रंट सीट सारी नीचे की तरफ थी। ज़ुमान समझ चुके थे इस हादसे में इनका बचना मुमकिन नहीं है, इसलिए इन्होंने हाशिर के बचाना ज़रूरी समझा, क्योंकि हाशिर का गाड़ी से निकलना आसान था, जबकि फ्रंट सीट पर होने की वजह से सलमान और मारिया गाड़ी से नीचे नहीं उतर सकते थे। ज़मान ने संभलते हुए हाशिर से नीचे उतरने के लिए कहा, लेकिन वो नहीं मान रहा था। हाशिर बेटा मेरी बात समझने की कोशिश करो, तुम्हें नीचे उतरना होगा। हाशिर को मना के किसी तरह इसे गाड़ी से नीचे उतारा। हाशिर ने सबसे पहले सीरत को गाड़ी से बाहर निकाला और आयत को निकालने की कोशिश करने लगे। जब इसका ध्यान सामने दूसरी गाड़ी की तरफ गया, इससे ऐसा महसूस हो रहा था दूसरी गाड़ी में मौजूदा सब के सब अफराद मर चुके हैं, जबकि ज़ुमान और अपनी गाड़ी को नहीं संभाल पाया और गाड़ी खाई में जाकर हाशिर जाकर भी अपने माँ बाप को नहीं बचा पाया। हाशिर न जाने कितनी ही देर इस खाई में
अपने माँ बाप की गाड़ी को देखता रहा। ये तीनों बहन भाई यतीम हो चुके थे, लेकिन परवाह किसे थी। हाशिर को अपनी दादी और ताया से कोई उम्मीद ना थी, इसलिए वो समझ चुका था कि अब इसकी बहनों की जिम्मेदारी इसने खुद उठानी है। इतने जोरदार झटके से सलमान साहब संभल ना पाए। जब इन्हें होश आया तो इन्होंने सबसे पहले सलार की तरफ देखा, जिसका सर शीशे से बुरी तरह से टकरा चुका था। वो इस जोरदार झटके की वजह से पिछली सीट से आगे आ गया, जबकि सलमान, आशा और हाजरा अपनी ज़िंदगी से हाथ धो चुके थे। इन्होंने अनाया को ढूंढना चाहा, लेकिन अनाया कहीं ना थी। जब इन्होंने गौर किया तो एक 13 साल लड़का इनकी 4 साल बेटी का हाथ था कर लेके जा रहा था। इन्होंने इसको पकाने की कोशिश की, लेकिन अनाया ने ना सुना। कुछ ही देर में इस जगह बहुत सारे लोग जमा हो गए, जिन्होंने सलार और सलमान को बर वक्त अस्पताल पहुंचा कर इनकी जान बचाई। होश में आने के बाद इन्होंने सबसे पहले सलार के बारे में पूछा। डॉक्टर ने बताया सलार को अभी तक होश ना आया। इस हादसे के बाद सलार 3 माह कोमा में रहा, और जब इसे होश आया तो इसे अपने बाप से नफरत होगी, क्योंकि इसे लगता था कि शराब पीने की बुरी आदत की वजह से इसने अपने ताया, ताई, अनाया और माँ को खो दिया। वो कोशिश के बाद भी तो डॉक्टर सलार के दिमाग से कांच के टुकड़े ना निकाल पाए, जिसकी वजह से सलार को अक्सर ही सर में दर्द रहता। सलार जब भी परेशान होता या किसी बात की टेंशन लेता तो इसके सर में दर्द की ठेसे उठने लगती। इसलिए सलमान कोशिश करते कि सलार को हर किस्म की परेशानी से दूर रखा जाए। इस काम में महराज ने भी इसका खूब साथ दिया। सलमान साहब महराज के माँ बाप को वापस तो ना ला सके, लेकिन एक बाप बनकर इसके सर पर हाथ जरूर रखा। और जब महराज ने होश संभाला, इसके हिस्से की जायदाद महराज के नाम कर दी। सलार को संभालने के लिए सलमान ने दूसरी शादी कर ली, लेकिन सायरा एक अच्छी माँ साबित ना हो सकी। वो आए दिन सलार को मारती पीटती। जब भी सलमान मुल्क से बाहर होते, सलार के साथ वो बुरा सलूक करती, जिसकी वजह से सलार को अपने बाप से और भी ज़्यादा नफरत महसूस होने लगी। सलार सलमान साहब को बताने की कोशिश करता कि सारा अच्छी नहीं है। सलमान साहब इसकी कोई बात ना सुनते, जिसकी वजह से सलार बदतमीज़ होने लगा। सलार की बदतमीज़ियाँ देखते हुए सलमान साहब ने सलार को खुद से दूर कर दिया। इस दिन से सलार अपने बाप से और भी ज़्यादा नफरत करने लगा। शादी के 6 साल बाद भी सायरा को औलाद ना हुई, तब इन्हें सलार का ख्याल आने लगा। इनके दिल में ममता जागने लगी, तो सलार के बारे में सोचने लगी। तब तक सलार कोई छोटा बच्चा ना रहा जो इनकी ममता के आगे घुटने टेक देता। सलार ने इनकी ममता को ऐसे ठकराया जिस तरह 6 साल पहले इन्होंने इसे ठकराया था। अब सलार को ना सायरा में कोई दिलचस्पी थी, ना ही अपने बाप में। सलार का बस एक ही दोस्त था, महराज, जिसके साथ वो अपने दिल की हर बात शेयर कर देता। महराज आज भी ऐसा ही था, वो भी सलार से अपनी कोई बात नहीं छुपाता था। वो दोनों बचपन से साथ थे। सलार ने वकालत का पेशा इख्तियार किया, लेकिन इसके दोस्त अली ने इसे चैलेंज किया। वो कभी बिजनेस नहीं संभाल सकता। सलार को कोई चैलेंज करता, वो इसको पूरा न करता, ये मुमकिन नहीं था। सलार बचपन ही से बहुत जिद्दी था। अपनी जिद पूरी करने के लिए वो किसी भी हादसे से गुजर जाता। सलार को हराना आसान ना था, क्योंकि वो जीतने के लिए कुछ भी कर गुजरता। अली ने सलमान के कहने पर सलार को चैलेंज किया था कि वो बिजनेस ज्वाइन करे, जिसको सलार ने चैलेंज समझकर कबूल किया। आज वो मुल्क की मशहूर बिजनेसमैन में से एक था। हाशिर को कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, कहाँ जाए, अपनी बहनों को क्या खिलाए। आज कितनी बारी से इसके भूखा होने का एहसास दिला चुकी थी, और सिर्फ बेचारी तो अपनी भूख बयान भी नहीं कर सकती थी। कैसे बच्चे थे ये, जिनके माँ बाप की लाशें इनके सामने जलकर राख होगी। ये रात हाशिर की जिंदगी की सबसे भींगी रात थी, जिसे वो अपनी बहनों के साथ शेयर भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो ना समझ थी। चलते चलते वो लोग बाजार की तरफ आ गए, जहाँ खाने पीने की बहुत सारी दुकानें थी। हाशिर ने आयत को एक जगह बैठाया और सिद्दीक संभालने का कहा, और एक दुकान की तरफ आया जो शायद पकौड़ों की दुकान थी। इसने दुकानदार से पकौड़े मांगे। दुकानदार ने पहले गौर से देखा, ये शक्ल से काफ़ी शरीफ खानदान का बच्चा लग रहा था। तुम कहाँ से आए हो लड़के, तुम्हें पहले तो कभी यहाँ पे नहीं देखा। दुकानदार ने कहा, अंकल जी हम कराची के रहने वाले हैं, यहाँ एक शादी पे आए थे, लेकिन रास्ते में हमारा एक्सीडेंट हो गया। मेरे माँ बाप इंतकाल करके वहाँ मेरी 2 बहनें हैं जो 2 दिन से भूखी हैं। इसने आए तो सिरक की तरफ इशारा किया। दुकानदार को हाशिर पर बहुत तरस आया, लेकिन बेटा तुम्हारे आगे पीछे कोई तो होगा ना, कोई ताया चाचा, कोई मामू खाला। अंकल अगर आप हमारी मदद कर सकते हैं तो प्लीज़ हमारे घर छोड़ दे। वो लोग 2 दिन से यहाँ तक के खा रहे थे, जो जानते भी नहीं थे कि वो कौन से शहर में है। हाँ बेटा, मैं तुम लोगों की मदद ज़रूर करूँगा, मुझे बस अपने घर का पता बता दो। इस हमदर्द इंसान ने इन लोगों की मदद करने के बारे में सोच रखा था, इसलिए फ़ौरन ही इनको घर पहुँचाने के लिए तैयार हो गया। घर आने के बाद इन लोगों के लिए एक नया इम्तिहान शुरू हो चुका था। हाशिर का ताया इनके घर आया, जिसने कहा कि वो इन लोगों का घर बेचकर इनको अपने साथ अपने घर में रखेगा, जिस पर हाशिर ने साफ इनकार कर दिया। लेकिन हाशिर की बात को इन्होंने किसी खाते में ना लेते हुए इसकी कोई बात ना मानी। हाशिर बहुत कोशिश के बावजूद अपना घर ना बचा सका। इसके ताया ने अपनी मनमानी करते हुए इसका घर तक बेच दिया। और जब हाशिर ने ताया के घर जाने से इनकार किया तो साफ लफ्ज़ों में कह दिया, यहीं मरो। पर बेचे के मकान और बाकी चीज़ों की रकम को अपने साथ ले गया। वो तीनों यतीम अपने ही घर से बेघर हो गए, और इनके साथ ऐसा करने वाला कोई गैर नहीं, इनका खूनी रिश्ता था। हाशिर यही सोच रहा था कि अगर आज इसका बाप जिंदा होता तो इसको कितनी तकलीफ होती कि इसके अपने भाई ने इसकी सगी औलाद के साथ ऐसा सलूक किया है। कराची में एक बहुत ही बड़ा प्लाजा बनाया जा रहा था,
हाशिर ने अपनी बहनों की भूख मिटाने के लिए वहाँ पर मजदूरी करना शुरू कर दी। हाशिर पढ़ाई में बहुत अच्छा था, लेकिन फ़िलहाल इसे अपनी बहनों की तरबियत के बारे में सोचना था, इसलिए स्कूल छोड़कर मजदूरी शुरू कर दी। हाशिर सारा दिन मजदूरी करता और वहीं अपनी बहनों को भी अपने साथ ही रखता। वो एक साइकिल के लिए भी आए तो सीरत को अपने आप से दूर नहीं करता था, क्योंकि इसने अपने पापा से वादा किया था वो अपनी बहनों का ख्याल रखेगा। सारा दिन प्लाजे में मजदूरी करने के बाद हाशिर ने प्लाजे के मालिक से रात को वहीं रुकने की इजाज़त ले ली। वो सारी रात सर्दी में कामते रहते, इनके पास सर्दी कम करने के लिए चादरें भी ना थी, जिसकी वजह से हाशिर ने अपने सोने की चेन बेच दी। सोने के लिए इस चेन को कूड़ियों के दाम खरीद कर आदमी ने इन्हें हल्की हल्की 3 चादरें पकड़ा दी। हाशिर इस बात को लेकर खुश था कि अब इसकी बहनें सर्दी में नहीं सोएंगी। हाशिर बहुत मेहनती और बहुत ईमानदारी से अपना काम करता। छोटा बच्चा होने की वजह से इसे बहुत मुश्किल का काम करना मुश्किल था, लेकिन फिर भी वो बड़े आदमियों के मुकाबले में बराबर काम करता, जिसको प्लाजा का मालिक बहुत नोट भी करता और वो हाशिर के काम से खुश भी बहुत था। इसे ये लड़का बहुत पसंद था, जो हर थोड़ी देर में अपनी बहनों के पास जाता। हाशिर के हाथों और पैरों पर न जाने कितने जख्म थे, जो वो अपनी बहनों से छुपा कर रखता, लेकिन यह जख्म प्लाजे के मालिक की नज़रों से न चुपते। एक दिन प्लाजे के मालिक ने इसे बख्शिश के तौर पर कुछ रकम देने के बारे में सोचा, जिसे हाशिर ने लेने से इनकार कर दिया। और हाशिर ने कहा कि इसके बाबा कहा करते थे वो हमेशा अपनी औलाद को हलाल खाना चाहते हैं और वो भी अपनी बहनों को अपने हाथों की मेहनत से कमा कर खिलाएगा। हाशिर खुद एक बच्चा था, लेकिन इस बुरे वक्त में वो अपनी बहनों का बाप बन गया। एक रात कुछ शराबी लोग इस प्लाजे के अंदर आए। 4 साल छोटी सी मासूम बच्ची को गलत निगाह से देखने लगे। हाशिर को इस वक्त बहुत गुस्सा आया। अगर इसे कुछ याद था तो ये कि इसकी बहन के साथ कुछ गलत होने वाला है। इस कड़े वक्त में इसे वक्त से पहले बड़ा कर दिया।